विजय जोली जी, मैं आपको जनता जानना चाहन कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत से सभी नेपाल के भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत नमस्कार है और प्रणाम है। जोली जी, नेपाल भारत संबंध में अभी दरार है। संबंध सुमधुर और प्रगाढ़ नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में संवाद होगा कि नहीं, आज नेपाली जनता को स्पष्ट से बता दीजिए। देखिए, नेपाल और भारत के संबंध अटूट हैं और नेपाल और भारत के संबंध अभी 2020 के नहीं है, 2019 के नहीं है, 2017 के नहीं है। ये तो सदियों पुराने मित्रता के, भाईचारे के संबंध हैं। ये तो रोटी और बेटी के संबंध हैं। ये सांस्कृतिक संबंध हैं। ये धार्मिक संबंध हैं। ये चाउमीन के संबंध नहीं है। ये हिमालय पार के पैसे के संबंध नहीं है। ये भाषा के संबंध हैं। प्रेम प्यार के धागे के संबंध हैं। ये मोदी और ओली के संबंध हैं। ये वर्तमान से लेकर भविष्य के संबंध हैं। इसलिए डॉक्टर विजय जोली तो अपने दिल के अंदर नेपाली भाइयों और बहनों के प्रति जो असीम प्यार बसता है, उसको व्यक्त करने आया है। ये हो सकता है कि आज के समय कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर मनमुटाव हो जाए। नेपाल भारत संबंध रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल भारत संबंध बहुआयामिक है। नेपाल भारत संबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तरह से है। लेकिन अभी संबंध में क्यों दरार आ रहा है? देखिए, पड़ोसी देशों में हमेशा बातचीत होती रहनी चाहिए। पड़ोसी देशों के अंदर वार्ता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल के अंदर जब भूकंप आया, तब पहले 6 घंटों के अंदर 25 अप्रैल 2015 को जब नेपाल में भूकंप आया था और मेरे नेपाल के अंदर 9,000 मेरे नेपाली भाई और 22,000 नेपाली नागरिक घायल हुए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 6 घंटे में नेपाल के घायल नेपाली भाइयों और बहनों को सहायता और राहत सामग्री भेजी थी। ये हमारा प्यार है आपके प्रति। इसलिए छोटी छोटी बातों में मत जाइएगा। विजय जोली जी, नेपाल का भूमि में भारत ने क्यों अतिक्रमण किया है? लिम्पियाधुरा, लिपलेख, काला पानी नेपाल का है। हमारा साथ बहुत प्रमाण है, तथ्य है, लेकिन आप लोग स्वीकारने के लिए क्यों तैयार नहीं है? देखिए, 335 वर्ग किलोमीटर का काला पानी, लिपू लेक और लिम्पू धारा सदियों पुराने भारत के और नेपाल के संबंधों को पिछावड़े में नहीं लेके जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल ने इस मुद्दे के ऊपर अपने आंतरिक राजनीति के चलते हुए अपनी संसद में एक निर्णय लिया है अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए, अपितु पड़ोसी मुल्क भारत से बिना बात किए हुए। और मैं विजय जोली जी, नेपाल के संविधान संशोधन ये नेपाल का एजेंडा है। इसमें किसी का सहमति नहीं चाहिए, भारत का भी सहमति नहीं चाहिए। अभूतपूर्व एकता है नेपाल में, राष्ट्रीय एकता है। सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर नेपाल में संविधान संशोधन किया है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पिछले अनेक वर्षों से ये क्षेत्र भारत की फौजों के सुरक्षा के अधीन है। लिपलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल का है। इसमें हजारों प्रमाण है हमारा साथ। विजय जोली जी, नेपाल में सब पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अभूतपूर्व एकता है। सबने नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को समर्थन किया है। इसके लिए अभी भी नेपाल का भूमि फिर्ता करने के लिए तैयार नहीं है।
क्यों तैयार नहीं है, नेपाली जनता को बता दीजिए। आप पूरा प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं पूरा उत्तर दूंगा, लेकिन मैं बीच में आपकी बात को काटूंगा नहीं। और आपसे विनम्रता से मेरा अनुरोध है, आप भी मेरी बात को बीच में नहीं काटें, आप अपना पूरा प्रश्न कीजिए पहले। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपाल का भूभाग है। हमारा साथ बहुत प्रमाण है। नेपाल में सब पॉलिटिकल पार्टी एक होकर आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि नेपाल का भूमि फिरता करिए। इसके लिए आप तैयार है? आपका पार्टी तैयार है? देखिए, हम आपको और नेपाल की जनता को बताना चाहते हैं, भारत की फौजें जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, पिछले 41 वर्षों से इस सेंसिटिव इंडो चाइना बॉर्डर लाइन को सिंस 1979 से इस पे पेट्रोलिंग कर रही है। इस क्षेत्र के ऊपर भारत की फौजें बिना किसी मनमुटाव के और बिना किसी ऑब्जेक्शंस के, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल भारत की सिक्योरिटी के लिए अपितु नेपाल की टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए भी एक सेंसिटिव मुद्दा है। ये हो सकता है कि चाइना नेपाल की दृष्टि में सेंसिटिव नहीं हो, लेकिन भारत 1962 की लड़ाई में अपने सैकड़ों नौजवानों को इंडो चाइना वॉर में खो चुका है। और उस वॉर के अंदर गोरखा सिपाहियों ने, गोरखा सैनिकों ने भारत की ओर से लड़ाई लड़ी थी और उनकी शहादत भी हुई थी। और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से नेपाल के उन शहीद नेपाली सैनिकों को सलाम करता हूं और प्रणाम करता हूं। भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में नेपाल का पॉलिटिकल पार्टीले बीपी कोइरालाले सपोर्ट किया था। भारतीय जनता को नेपाली जनताले साथ दिया था। आज नेपाल के भूभाग में भारत ने क्यों अतिक्रमण किया है? मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषि धमाला जी, कम से कम आप पहले नेपाली वरिष्ठ पत्रकार हो जिन्होंने ये माना कि इन 3 स्थानों के ऊपर भारतीय सेनाएं पिछले अनेक वर्षों से पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये क्षेत्र भारतीय सेनाओं के अधीन है। मैं आपको सलाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि कम से कम आपने इस तथ्य को स्वीकार तो किया। अगर मेरे नेपाली भाई इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और भारत और नेपाल के सेंसिटिव सिक्योरिटी मैटर से जो लोग अनभिज्ञ नहीं है, वो इस बात को भी मानेंगे कि 41 वर्ष तक जिस क्षेत्र को हम और हमारे सेंसिटिव सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाते हमारी सरकार उस क्षेत्र का पालन करती रही है, न केवल भारत के सुरक्षा की दृष्टि से अपितु काला पानी से भारतीय फौज हटेगा कि नहीं हटेगा? विजय जोली जी, कितना दिन में हटेगा? नेपाली जनता को बता दीजिए। देखिए, ये वाद विवाद जैसे आप इस चैनल के ऊपर इस पूरी समस्या का हल इस आधे घंटे की डिबेट में चाहते हैं, बार बार एक प्रश्न को दोहरा दोहरा कर मैं भी दोहरा दोहरा कर कहना चाहता हूं, समस्याओं का हल डायलॉग से होता है, समस्याओं का हल अक्रॉस द टेबल बैठ के होता है, समस्याओं का हल समझदारी से होता है, समस्याओं का हल कूटनीति से होता है, समस्याओं का हल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक साझेदारी से होता है, ना कि ये कहकर कि हमने तो अपनी पार्लियामेंट में जो स्थान, जिस स्थान के ऊपर भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने वो बहुत बड़ा इलाका, जो 81 किलोमीटर का इलाका, जो हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए, जो कैलाश मानसरोवर जिनको जाना रहता है, जो नेपाल के भी जाते हैं, जो भारत के भी जाते हैं, उनको एक शॉर्टकट भारत के उत्तराखंड से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पू धारा से चीन के अंदर स्थित
उस कैलाश मानसरोवर में जाने को एक सुगम रास्ता मिले, रातों रात आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और उसके मुखिया उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दे, बातचीत भी नहीं करे। ये बातचीत के माध्यम से नेपाल भारत संबंध जनस्तर में बहुत मजबूत है। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं विजय जोली जी, इस समय नेपाल और भारत के बीच में संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, सहकार्य होना चाहिए, दोनों देश मिलकर जाना चाहिए। लेकिन अभी नेपाल के भूभाग में भारतीय सेना है, काला पानी में, कितना दिन में हटेगा नेपाली जनता को बता दीजिए। ऋषि धमाला जी, मैं आपके माध्यम से नेपाल के सभी बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूं, 26 मई 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने नेपाल की पहली यात्रा करी, 17 साल के बाद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नेपाल की यात्रा वर्ष 2014 में करी। और एक बार नहीं, 2 बार नेपाल की यात्रा कर कर उन्होंने नेपाल के प्रति अपने दिल में असीम प्यार को, स्नेह को, लगाव को नेपाल के प्रति दर्शाया। ये शो करता है वो नेपाल को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी भी, भारत ने कभी भी नेपाल से बात करने से मना नहीं किया है। नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह किया है कि वार्ता के लिए मैं तैयार हूं। नेपाल के परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जी ने बारंबार आग्रह किया है, हम वार्ता के लिए भारत से तैयार है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ वार्ता करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नेपाली जनता को बता दीजिए। आज देखिए, जब कोरोना वायरस चला, आपके प्रधानमंत्री ने कहा, जिससे मुझे तो बहुत पीड़ा हुई। मैं पिछले जन्म में शायद नेपाली था। मैं जब नेपाल में आता हूं तो नेपाल की धरती की माटी को अपने माथे पर लगाकर चूमता हूं, क्योंकि ये पशुपति नाथ की धरती है, ये पवित्र धरती है और नेपाल और नेपालियों से मुझे असीम प्यार है। लेकिन जब नेपाल के प्रधानमंत्री, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, जब उन्होंने कहा चीन और इटली से आया हुआ वायरस भारत से आए हुए कोरोना वायरस उससे ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। 3 करोड़ नेपाली जनता का समर्थन है नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का। उनका अभी लोकप्रियता है नेपाल में। सब नेपाली जनता केपी शर्मा ओली को वाह वाह केपी शर्मा ओली बोलकर राष्ट्रीयता के बारे में, अडान के बारे में जनमत उनके साथ है। मैंने शुरू में कहा, मैं आपसे ज्यादा ओली जी के करीब हूं। मैं तो उनका पुराना मित्र हूं। जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, जब वो मैक्स हॉस्पिटल में बीमार थे, तो मैं आपके साथ, ऋषि धमाला जी याद है, मैक्स हॉस्पिटल में उनको मिलने जाया करता था, उनके चरणों की रज को अपने माथे पे लगाया करता था। मुझे पता नहीं था कि कल को वो नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, वो सुलझे हुए नेता हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, वो नेपाली हैं। मैं भारतीय हूं। मैं नेपालियों को अपना सिरमौर मानता हूं, क्योंकि नेपाल भारत के ऊपर है। लेकिन यदि कोई भारत को इस प्रकार से कहे कि भारत से आए हुए लोग चीन और इटली से आए हुए कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं, अगर आप भी भारतीय होंगे, आपके भी दिल में वो टीस जरूर रह जाएगी। मैंने तो अपनी टीस से आपको अवगत कराया है। अगर नेपाल की सड़कों के ऊपर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले फूके जाएंगे, मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17 साल के बाद नेपाल की उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नेपाल की यात्रा करी। करोड़ों रुपया उन्होंने नेपाल के विकास के लिए खर्च कर दिया।
विकास के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली जनता को सहयोग किया है, लेकिन राष्ट्रीयता के बारे में, नेपाल का भूभाग के बारे में, सीमा समस्या को सम्मान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों तैयार नहीं है? बता दीजिए। भारत नेपाल से प्यार करता है, भारत नेपाल के साथ संवाद करना चाहता है, लेकिन कोरोना महामारी के समय दुनिया को कोरोना महामारी से बचाया जाए या आपके साथ वार्तालाप करने के सीक्वेंस को जल्दी जल्दी किया जाए? कुछ थोड़ी पेशेंस तो रखिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। हमने कहा कोरोना महामारी को कम हो जाने दीजिए। भारत में हजारों की संख्या में भारत वार्ता करने के लिए बहुत बहाना बना रहा है, माध्यम अभी बहुत है वार्ता करने के लिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेलीफोन है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, जूम है। विजय जोली जी, आज आपसे मैं बात कर रहा हूं जूम से, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जूम के साथ क्यों वार्ता नहीं हो रहा? देखिए ऋषि धमाला जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, सार्क देशों जिसके अंदर नेपाल भी आता है और अन्य सार्क देशों की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें ओली जी भी थे, भूटान के प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रधानमंत्री भी थे, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी थे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव के ऊपर इस कोरोना वायरस के समय उनकी पहली सार्क की मीटिंग हुई और उसके चलते सार्क देशों के अगर पहली 8.25 लाख डोजेज जो असेंशियल ड्रग्स थी, जिसमें 2.5 लाख हाइड्रोक्लोरिक डोजेज और 3.2 लाख पैरासीटामोल मेडिसिन भारत ने नेपाल को सहायता के रूप में कोरोना वायरस के टाइम में दी। जो पीपी किट 30,000 कोरोना वायरस के समय नेपाली भाइयों और बहनों की जीवन की रक्षा करने के लिए दी, वो सार्क के इस भाईचारे के अधीन भारत के प्रधानमंत्री की पहल पे हुई। आप एक छोटे से बात को लेकर आप उसको बात का नेपाली जनता 1 इंच जमीन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल भारत संबंध के लिए अभी भारत आगे बढ़ना चाहिए, प्रगाढ़ बनाना चाहिए, दोनों देश के बीच में संबंध को सुमधुर बनाना चाहिए। आज का एजेंडा ये सब नेपाली जनता का एजेंडा, भारतीय जनता का एजेंडा है। विजय जोली जी, मैं आपका आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों देश मिलकर जाना चाहिए और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का साथ सहकार्य करने के लिए तैयार है कि नहीं? देखिए, भारत हमेशा वार्तालाप के लिए तैयार है, लेकिन जब जब आपके देश में राजनीतिक इमरजेंसी आती है तब तब आप भारत को उसके लिए प्रताड़ित करते हैं। आपने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया, आपके अपने मधेश के भाइयों ने उस पे आंदोलन किया, उसके चलते आपने यूनाइटेड नेशन में, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, कड़वी बातें जरूर हैं, लेकिन आप मुझे कड़वी कड़वी सुनाते रहो और मैं अच्छी अच्छी बातें भी आपको ना सुनाऊं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर अक्टूबर 2015 में आपके उप प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह जी ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया को नेपाल के आर्थिक ब्लॉकेड का दोषी बताया था। भारत ने कभी भी नेपाल का आर्थिक ब्लॉकेड नहीं किया। आपका संविधान बना, आपके अपने मधेशी भाइयों और बहनों ने उसका विरोध तो भारत ने किया है ना नेपाल में। यूनाइटेड नेशन कितना नेपाल को असर किया था विजय जोली जी, प्रकाश मान सिंह जी ने जाकर सही बताया था। हमसे सहायता लो। भूकंप के समय आपके 50,000 घरों को बनाने का बीड़ा किसने लिया? और मैं आपको बताता हूं 6 मई 2015 को आपके भारत के अंदर राजदूत कौन थे? दीप कुमार उपाध्याय जी। मैं खुद
डॉक्टर विजय जॉली टेंटों को लेकर, तंबुओं को लेकर, मास्क को लेकर, दस्तानों को लेकर, कीटाणुनाशक दवाइयों को लेकर, रूई के रोल्स को लेकर, अपने साथियों को लेकर नेपाल एम्बेसी में जाकर आपके राजदूत को दिया। किस लिए दिया? ताकि मेरे भूकंप से पीड़ित नेपाल के भाइयों और बहनों को हम राहत सामग्री पहुंचा सके। लेकिन आप इतने निष्ठुर मत बनो, इतने दिल को दुखाने वाले मेरे भाई मत बनो। हम तो आपके दुख दर्द के साथी हैं मेरे भाई। और नेपाली के लिए आपने कितना सहयोग किया है। आगामी दिन में हम बॉस करेंगे। आज का बॉस का विषय भारत संबंध के बारे में है। क्लियर कर बता दीजिए। अभी तक 6 महीना हो गया है, वार्ता नहीं हो रहा है। नेपाल का परराष्ट्र मंत्री भारतीय विदेश मंत्री से बात करने तैयार है, लेकिन जयशंकर क्यों वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली टेलीफोन में संवाद करने के लिए मोदी से तैयार है, लेकिन मोदी जी क्यों नेपाल का प्रधानमंत्री से टेलीफोन संवाद के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत किसी भी प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। विजय जोली जी, नेपाली जनता नहीं झुकेगा, नेपाली जनता समझौता नहीं करेगा राष्ट्रीयता के लिए, जमीन के लिए। आपको मैं आग्रह करना चाहता हूं, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपलिक से आप आपस जाइए और नेपाल को जमीन फिरता कर दीजिए। नेपाली जनता नहीं झुकेगा, नहीं समझौता करेगा राष्ट्रीयता के लिए। किसी भी प्रेशर से झुका नहीं सकते। भारत के साथ प्रेम प्यार से डायलॉग करिए, भारत के साथ सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होंगी, भारत के साथ पॉलिटिकल टॉक्स होंगी, भारत के साथ कूटनीति के माध्यम से आप बात करिए, संवाद करिए। लेकिन जो भी गलत नेपाल में होता है उसके लिए भारत को आप दोषी ठहराएंगे। ब्लॉकेड होता है, भारत से नहीं छोड़ेगा, विकास भी होता है। विजय जोली जी, ये चीज भी नेपाल भारत से नहीं छोड़ेगा। देखिए, भारत नेपाल के इस आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ नेपाली टेरिटोरियल क्लेम्स ऑन इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पिथौरागढ़ को सिरे से खारिज करता है। आपको अगर बात करनी है सम्मान से करिएगा, नहीं तो आप नेपाल के नक्शे में कितने भी अमेंडमेंट्स कर लो, वो आपका इंटरनल मामला है। जैसे आर्टिकल 370 को भारत ने जम्मू कश्मीर से निरस्त किया, चाइना ने प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान ने यूएन के अंदर इशू को रेज करने की कोशिश करी, भारत अडिग रहा और आज कश्मीर, जम्मू और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग बनकर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अगर बात करनी है मित्रता के आधार पर करो, प्रेशर के आधार पर नहीं। आप मेरे प्रधानमंत्री हम तैयार है, नेपाल सरकार तैयार है, लेकिन भारत अभी तक तैयार नहीं है। नेपाल को समर्थन करने के लिए, नेपाल के विकास और समृद्धि में, राष्ट्रीयता के बारे में अभी भी भारतीय नेतृत्व मौन है। आज नेपाली जनता को बता दीजिए विजय जोली जी, आप भी नेपाली जनता को विरुद्ध में एक शब्द भी मत बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं नेपाली जनता को, आज कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस है। ओली जी के नेतृत्व को एक बहुत बड़ा धड़ा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उनको स्वीकार नहीं करता है। मैं ओली जी का मित्र भी हूं, उनका समर्थक भी रहा हूं। ओली के समर्थन में नेपाल में ओली जी का नेता है। अभी भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ वार्ता करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और हाथे में आगे कर जाना चाहिए और नेपाल को भूभाग फिरता करना चाहिए। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ऋषि जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार कभी बीच में किसी को टोकते नहीं है। आप जब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, पहले आप बात पूरी कीजिए, मैं फिर अपनी बात रखूंगा। नेपाल के राजनीतिक
घटनाक्रमों के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में है। उनके अपने ही साथी उनके क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं, इसलिए वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनसे नेपाल के राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स उजागर हो सकें, उनकी कुर्सी से लोगों का ध्यान बांटा जा सके, भारत के प्रति लोगों के गुस्से को उकसाया जा सके और वो अपनी कुर्सी को नेपाल में सुरक्षित रख सके। ये है सारा गेम प्लान। ये वही ओली जी हैं जो मुझे कहा करते थे, मैं तो भारत के प्रति कृत संकल्पित हूं। मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत करूंगा। मैं नेपाल को विकास की राह पर ले जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और प्रत्येक नेपाली को बताना चाहता हूं, नेपाल के जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके घरों पे जाइए, उनके घरों तक की तो सड़कें नेपाल की सरकार पक्की नहीं बनवा पाई है। ये लिम्पू धारा, ये काला पानी की सड़कें क्या पक्की बनवाएंगी? ये आपको गुमराह कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ सब नेपाली जनता है, लेकिन भारतीय मीडिया ने क्यों आक्रमण किया, क्यों गाली दिया? आपने गलत परंपरा को शुरुआत किया है नेपाल को प्रधानमंत्री को गाली देकर। हम अस्वीकार करेंगे। अगर आपके प्रधानमंत्री कहेंगे कि राम उस अयोध्या के थे जो अयोध्या भारत में नहीं थी, तो मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री को क्यों आलोचना किया? हिंदू होने के नाते इस वक्तव्य ने आपने क्यों इंटरफेयर किया नेपाल के मीडिया ने? भारतीय मीडिया ने नेपाल को क्यों निराश किया है? इंटरफेयर किया है ना आपका मीडिया ने नेपाल को। दुनिया मानती है भगवान श्री राम का जन्म सरयू नदी के किनारे। हम गाली स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, नेपाल को प्रधानमंत्री हुई अयोध्या में हुआ अधिकार भारतीय मीडिया का नहीं है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं भगवान श्री राम भारत में नहीं नेपाल में जन्मे थे। ऐसे हास्यास्पद बयान देना वो बंद करें। और मेरा तो मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। उनका ये बयान सुनकर मैं सरप्राइज्ड हो गया। मैं जब उनसे अगली बार मिलूंगा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा, आपने ये किस रामायण में पढ़ा कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, या वो अयोध्या भारत का हिस्सा नहीं थी? ये मैंने नहीं कहा, ऋषि धमाला जी कल प्रातः सुबह बालू वाटर में जाकर आदरणीय केपी शर्मा ओली जी से, जो हमारे बड़े हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, मेरे तो पिता समान हैं, उनसे जरूर पूछिएगा। जॉली जी को ये आपका बयान सुनकर एक हिंदू होने के नाते बहुत कष्ट हुआ है। ऐसे वक्तव्य वो नहीं। मैं निष्कर्ष में पहुंचना चाहता हूं, आपको मैं आग्रह कर रहा हूं, अभी का समय आप माहौल बनाइए वार्ता के लिए। दोनों देश मिलकर जाना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। आप भी उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाइए। नेपाल भारत संबंध अमर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो भारत में जन्मा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अगर भारतीय मानता हूं तो मैं मूलतः अपने आप को नेपाल का दूत भी मानता हूं। ऐसे नेपाल के कोई भी राजनेता नहीं है जिनके चरणों की रज को और माटी को मैंने अपने माथे से नहीं लगाया है। बड़े कोराला जी थे या छोटे कनिष्ठ कोराला जी हैं। धमाला जी, आपके पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद
झलनाथ खनाल जी हों, या जितने भी प्रधानमंत्री आपके देश में हों, या आपकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हों, या इनसे पूर्व आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी हों, मैं जब भी सबसे मिलता रहा केवल एक बात कहता रहा, जो रोटी बेटी के हमारे संबंध हैं वो चाउमीन वाले मित्रों से ज्यादा प्रगढ़ संबंध हैं। अगर कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस हों, हमें बंद कमरे में बैठकर उनका निराकरण कर लेना चाहिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस में जाने के माध्यम से उनका निपटान नहीं हो सकता। ईपीजी का प्रतिवेदन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक क्यों अस्वीकार किया है? देखिए, नेपाली भाई इतने सुंदर हैं, उनके प्रतिवेदनों को नई दिल्ली का ये छोटा भाई कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकता। और नई नवेली मेरी नेपाली जनता जो भारत में 80 लाख से भी ज्यादा बिना वीजा के व्यापार कर रही है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम उनको कैसे उनसे मुख मोड़ सकते हैं? हमारे जीवन की धारा में नेपाल के लोग रग रग में बसे हैं, रग रग में बसा है राम, हम कहां निकालेंगे? नेपाली हमारी अस्मिता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईपीजी का प्रतिवेदन स्वीकार करेगा? वो स्वीकार क्या करेंगे? उन्होंने तो 4 बार पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के। पंडित नेहरू नहीं आए, इंदिरा गांधी जी नहीं आई, राजीव गांधी जी नहीं आए, राव साहब नहीं आए, मनमोहन सिंह जी नहीं आए। केवल और केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 4 बार। पहली विजिट 3 से 4 अगस्त 2014 को, फिर 25 से 27 नवंबर 2014 को, फिर 2018 में 11 से 12 मई को, और फिर 2018 को 30 व 31 अगस्त को नेपाल की यात्रा करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री, और वो भी नेपाल की संसद को पहले विदेशी मूल के भारतीय प्रधानमंत्री, जिनको आपके सभी राजनेताओं ने बड़े ध्यान पूर्वक 3 अगस्त 2014 को ताली बजा बजाकर नेपाल की संसद में सुना था, और उन्होंने भी अपना भाषण नेपाली भाषा से शुरू किया था। मेरे भाइयों, नेपाल के बहनों और भाइयों, राजनीति को परे कर दो, इस प्राइम टाइम के इंटरव्यू को परे कर दो, डॉक्टर विजय जॉली और ऋषि धमाला को पीछे कर दो, लेकिन जो सदियों पुराने संबंध भारत और नेपाल के हैं, इनको राजनीति की आंच मत आने दो। एक दूसरे के संबंधों को हमें प्रकट करना है। और मैं आपको कहूं, मैं कमिटेड हूं भारत और नेपाल के फ्रेंडशिप के, दोस्ताना के, मैत्री के, और दोनों देशों के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिले, काम करने का अधिकार मिले, और नेपाल ऑन द पाथ ऑफ पीस और प्रोग्रेशन मिले। उसके लिए डॉक्टर विजय जॉली एज अ बीजेपी फुट सोल्जर, मैं नेता नहीं हूं, मैं अभिनेता नहीं हूं, लेकिन मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया है, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी साहब के साथ काम किया है, मैंने भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के साथ काम किया है, और मैंने अब के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के सानिध्य में काम किया है, और भारत के वर्तमान जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, भारत के जिनको डेवलपमेंट मिनिस्टर कहा जाता है नितिन गडकरी, और भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं जिनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, और जिनके नेतृत्व में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी, और सिटीजन अमेंडमेंट बिल जिसके अंतर्गत जो प्रताड़ित हिंदू थे पाकिस्तान के,
अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के 31,313 जिनको भारत की नागरिकता मिली, ऐसे अमित शाह के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए आई ऑफर माय अनफ्लिंचिंग सपोर्ट टू गेट इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप बैक ऑन द फुट। मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूं, लेकिन मैंने दुनिया के 87 कंट्रीज का दौरा अपने 41 साल के राजनीतिक प्रवास में किया है। एंड आई कैन ओनली टेल यू, मैं नेपाल के जगह जगह को जानता हूं, आपके बिजनेस के, आपके पॉलिटिकल के, आपके मीडिया के, आपके सब मित्रों से, और मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं। लेकिन नेपाल की धरती पर आने के बाद सबसे पहले, आप नहीं करते होंगे, भारत में आने के बाद नेपाल की धरती के ऊपर जब मेरा प्लेन लैंड करता है और मैं टारमेक से नीचे आता हूं, सबसे पहले नेपाल की माटी को अपने माथे पर लगा। भारतीय सरकार नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नेतृत्व को सरकार को गिराना चाहता है, क्यों? नेपाली जनता को बता दीजिए। देखिए, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत में आर्मी का रूल नहीं चलता, पाकिस्तान में आर्मी का रूल चलता है। चाइना का प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम है। भारत का प्रधानमंत्री 2014 में 282 से ज्यादा सीटें लेकर मेजॉरिटी पार्टी के दम पर भारत के प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को बने, और 2020 के चुनावों के अंदर 302 से ज्यादा सीटें दोबारा से लोकतांत्रिक ढंग से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारत। विजय जोली जी, नेपाल सार्वभौम संपन्न राष्ट्र है। नेपाल का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के पार्लियामेंट से अभूतपूर्व एकता के साथ, बहुमत के साथ चुना है। उनको हटाने के लिए नया दिल्ली और भारत क्यों षड्यंत्र कर रहा है? भारत कभी भी पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का पक्षधर नहीं रहता है। लेकिन कोई अगर नेपाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर भारत ने किया है। केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट में आपने भारत ने मूव किया है उनको सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन कोई अगर भारत में आके हमसे हमारी राय लेता है तो हम राय देने से पीछे नहीं रहते हैं। नेपाल की जनता, नेपाल के राजनीतिक दल और उन दलों के नेता तय करेंगे कि नेपाल में किस पार्टी का शासन रहे। भारत कभी भी किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करता है। नेपाल के आंतरिक मामला में भारत दखलबाजी करेगा कि नहीं? भारत ने कभी भी नेपाल के आंतरिक मामलों में या बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में या श्रीलंका के आंतरिक मामलों में या भूटान के आंतरिक मामलों में या पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में या चीन के आंतरिक मामलों में कभी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस नहीं की हैं। वहां की जनता तय करती है वहां पर किस तरह का राजनीतिक तंत्र रहे, वहां पर डिक्टेटरशिप रहे या पॉलिटिकल राजशाही रहे। भारत के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से भारत की सरकार चुनी जाती है और जो भी निर्णय वो सरकार लेती है वो पारदर्शी निर्णय होते हैं और उन निर्णयों को भारत के संसद के पटल पर भारत के प्रधानमंत्री या उनके संबंधित मंत्री भारत की पार्लियामेंट में रखते हैं और ऑपोजिशन पार्टीज उनको कटघरे में करने का भी पूरा प्रयत्न करते हैं। भारत में प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ लिख सकता है, कोई प्रधानमंत्री को प्यार भी कर सकता है और प्रधानमंत्री के प्रति अपने मत का विरोध भी कर सकता है। इसलिए नेपाल में भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप कभी भी
पॉलिटिकल गतिरोध करने की हामी ना तो रही है और ना रहेगी। इसलिए मेरे प्रधानमंत्री, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने नेपाल की 4 बार यात्रा करी है। अगर वो आपके प्रति गतिरोध पैदा करने वाले होते तो 4 बार यात्राएं नहीं करते। समझे आप? विजय जोली जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नेपाल भारत संबंध सुमधुर प्रगाढ़ बनाने के लिए नेपाली जनता और भारतीय जनता मिलना चाहिए। दोनों देश को बीच में जितना भी असमझदारी है हटना चाहिए। मैं भी सभी नेपाल के भाइयों और बहनों को और विशेष तौर से नेपाल के नौजवान लड़के और लड़कियों को, बहनों और भाइयों को यह आह्वान करता हूं, पॉजिटिव रहो, विकास की राह पर चलो। नेपाल जिंदाबाद रहेगा तो भारत जिंदाबाद रहेगा। थैंक्स, नमस्कार।